नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का सबसे महत्वपूर्ण 40 टॉपिक बताने वाला हूं और इन्हीं 40 टॉपिक से जो आपके परीक्षा में 50 सवाल पूछे जाते हैं उनमें से 40 से 45 सवाल दिखाई दे देंगे। यानी कहने का मतलब है कि लगभग 80 से 90% जो सवाल है इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में रहेंगे। और इसके अलावा जो 5 से 10 सवाल बच जाते हैं उसके लिए आप डेली बेसिस पे जैसे जीके जीएस पढ़ते होंगे और जहाँ से भी पढ़ते होंगे उसको करते रहिएगा, तो जो आप जीके में स्कोर है वो अच्छा खासा करके आएंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप एनटीपीसी का भी फॉर्म फिलअप किए होंगे और तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे द्वारा जीके जीएस के लिए पर डे जो है वो 6 टॉपिक टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाता है। उससे संबंधित मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी डालता हूं और बहुत सारे फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड कराता हूं। तो यदि जीके जीएस आपको एनटीपीसी के लिए भी पढ़ना है और दिक्कत कर रहा है तो चुपचाप आप टेलीग्राम चैनल देख लीजिए। सक्सेस ट्रैक ही है, लोगो यही है और अभी तक लगभग 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ चुके हैं और डेली बेसिस पे वो पढ़ाई कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी आपको 1 रुपया कहीं किसी को नहीं देना है, ठीक ना। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप मतलब अपना जो जीके और जीएस सेक्शन है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक ना। ये हम लोग का 100 दिनों का प्लान है जिससे जितने भी टॉपिक हैं जीके जीएस को उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक। अब चलिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो देखिए ये जो आपको स्क्रीन पे 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये जो है वो दिखाई दे रहा होगा लिस्ट। ये प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं आरपीएफ एसआई में उसके एनालिसिस के बेस पे, साथ ही साथ आगे जो पूछे जाने की संभावना है और अपने एक्सपीरियंस के बल पे मैं बता रहा हूँ। और ये जो टॉपिक है ये किसी भी आपको बेसिक बुक में मिल जाएगा। कोई भी आपके पास बेसिक बुक हो, लुसेंट हो, अरिहंत हो, क्राउन हो, मतलब जो भी आपके पास हो बुक उससे मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आपके पास कोई अगर सेल्फ नोट्स होगा तो उसमें भी आपने ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक ना। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सोर्स आपके पास जो होगा उसी में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि आपके पास लगभग 40 दिन का समय बचा हुआ है और पर डे आपको एक टॉपिक पढ़ना है। 40 टॉपिक मैंने यहाँ लिखा है, तो पर डे एक टॉपिक पढ़िएगा तो 40 दिनों में 40 टॉपिक भी कवर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन टॉपिक को पढ़ने में और बहुत सारे जो है वो जो इसके अलावा टॉपिक बच जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जैसे पढ़ते होंगे वैसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। हालांकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल तो रहेगा ही रहेगा। तो देखिए सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का। तो एंशिएंट हिस्ट्री में पहला जो टॉपिक है वो सोर्स है, यानी स्रोत। इतिहास के जो स्रोत हैं जैसे विदेशी यात्री आ गए, बहुत सारे पुस्तकें हो गए, अभिलेख हो गया, तो यहाँ से आपको सोर्स हो गया पहला टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक है वो आईबीसी यानी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये दूसरा टॉपिक है। ये दोनों जो है वो सिविलाइजेशन एक ही साथ आपको पढ़ लेना है। तीसरा जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म हो जाएगा, इसको पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में। चौथा जो टॉपिक है वो महाजनपद और मौर्य वंश, महाजनपद काल में जो आपको आता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, आपको नंद वंश आता है, उसके साथ साथ मौर्य वंश आपको पढ़ लेना है। उसके बाद पांचवा जो टॉपिक है गुप्त काल पढ़ना है और छठवां जो टॉपिक के रूप में आपको दक्षिण भारत के जो राजवंश होते हैं, यहाँ से भी आरपीएफ एसआई के पिछले सालों में जो सवाल पूछा गया है तो यहाँ इसको भी पढ़ लेना है। यानी कहने का अर्थ है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री में इन्हीं जो 6 टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है, इनसे ही ज़्यादा सवाल रहेगा। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो खुद के बुक से पढ़ सकते हैं। अब मेडाइवल हिस्ट्री का बात करते हैं। तो मेडाइवल हिस्ट्री में आप पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गजनवी और गौरी, यानी जो गजनवी है और साथ साथ मोहम्मद जो गौरी है इसके बारे में आपको पढ़ना है। 8वां टॉपिक जो है वो मतलब इस मिडाइवल हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक और ओवरऑल 8वां टॉपिक जो रहेगा वो दिल्ली सल्तनत रहेगा। तो दिल्ली सल्तनत में भी बहुत सारे राजवंश है, उसमें आपको सिर्फ गुलाम और खिलजी और तुगलक पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा जो सवाल रहते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश से ही सवाल पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ आपको मुगल काल भी देख लेना है। हालांकि मुगल काल से जो है सवाल जो ज़्यादा अकबर से पूछा जाता है, तो अकबर को एक बार ज़्यादा अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी आप एक बार मुगल काल को पढ़ लीजिएगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री का बात की जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में भाई क्या पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 1857 की क्रांति पढ़नी है। गवर्नर जनरल और वायसराय जो है उसको पढ़ना है। प्रमुख जो युद्ध हुआ है और संधियाँ हुआ है जैसे कि आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध, तो इसमें जो भी युद्ध हुआ है और किस संधि के तहत शुरू हुआ, किस संधि के तहत समाप्त हुआ, इसको पढ़ लेना है। ये किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये किसने स्थापना किया, कब हुआ, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 1885 से 1947 के बीच जो कालानुक्रम है, यानी जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उसको पढ़ना है। जैसे कि कांग्रेस के बारे में पढ़ लेना है, 1885 में इसका स्थापना हुआ था। गांधी युग आपको 1915 में जब गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी को, तो उसके बाद जो है वो गांधी चंपारण सत्याग्रह होता है, उसके बाद गांधी युग कहलाता है, तो उसके बारे में पढ़ लेना है। यानी 1885 से 1947 के बीच जो भी घटनाएं हुई हैं उसको पढ़ना है, ठीक ना। हालांकि ये बहुत आपको अच्छा से दिया है लुसेंट में, तो उसको पढ़ सकते हैं।
अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है, पुनर्जागरण और वर्ल्ड वार, जो यानी जो विश्व युद्ध हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, उसको पढ़ना है और पुनर्जागरण के बारे में पढ़ना है, बार बार परीक्षा में पूछता है। इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम यानी जो राष्ट्रीय आय है उसको पढ़ना है, और 5 वर्षीय जो प्लान होता है यानी 5 वर्षीय जो योजना है उसको पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ, और मैं अगर ब्लैक ले लूँ तो कैसा रहेगा, ठीक है, ठीक, पंचवर्षीय योजना पढ़ना है। उसके बाद अगर इकोनॉमिक्स में ही बात की जाए तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति और बैंकिंग सिस्टम, इसको पढ़ लेना है, ठीक ना। हालांकि इकोनॉमिक्स के लिए टेंशन नहीं लेना है, ये मैं आपको पीडीएफ के तौर पे अपना जो है वो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम और आपको पंचवर्षीय योजना और जो नेशनल इनकम है तो उसको पढ़ लेना है। बाकी के बुक में अच्छा से नहीं दिया रहता है, इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी तो बहुत सारा दिया है ये आपको बुक में। अब बात करते हैं आगे, देखते हैं आगे पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है आपको। पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्टिकल्स, यानी जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसको पढ़ना है। साथ ही साथ जो 12 शेड्यूल हैं यानी जो अनुसूचियाँ है उसको पढ़ना है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे जो महत्वपूर्ण संशोधन यानी अमेंडमेंट जो है उसको पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद 19वां जो टॉपिक है ओवरऑल, उसमें आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, और साथ ही साथ आपको जो मूल कर्तव्य है उसको पढ़ना है, ठीक ना। यानी भाग 3, भाग 4 और भाग 4 के क, यहाँ से सवाल पूछता है तो इसको पढ़ लेना है। अगला टॉपिक है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। इसी के साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैग के बारे में पढ़ना है, यानी जो अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 148 में जो जिक्र है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक ना, ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद अगला टॉपिक है स्टेट, यानी जो भाग 6 है, यानी पार्ट जो 6 है हमारे संविधान में 22 भाग में जो 6वां भाग है उसको पढ़ना है। उसमें भी आपको विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, ठीक। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है नगर पंचायत और नगर पालिका। नगर पंचायत और नगर पालिका को पढ़ना है, तो इतना आप पढ़ लेते हैं तो जो मैक्सिमम जो सवाल है, अगर पॉलिटी से 4 सवाल भी पूछता है तो 3 सवाल यही से रहेगा, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं जियोग्राफी में। तो देखिए जियोग्राफी में बहुत सारे टॉपिक हैं और जो सवाल है उससे पूछे जाने की संभावना भी बहुत सारा रहता है। तो जियोग्राफी में जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ उसको तो कवर करना ही करना है। इसके साथ ही साथ जो है वो आपको बहुत सारे ट्रिक वीडियो भी देखना है। यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री में ट्रिक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया गया है बहुत सारे चैनल द्वारा, ठीक ना। जैसे कि बहुत सारे झील हो गए, भारत के झील हो गया, विश्व का झील हो गया, नदियाँ हो गया, जलप्रपात हो गया, पर्वत, पहाड़, भारत के जो दर्रे हैं यानी जो पासेस है वो हो गया, विश्व के घास के जो मैदान हो गया, हवाएं हो गए। तो इन सबको जो है वो आपको ट्रिक से पढ़ना है, ये जो मैं आपको यहाँ दिखाया हूँ। और इसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं देख लीजिएगा बुक में, उसको ट्रिक से पढ़ना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट फैक्ट पूछता है, एकदम घुस के अंदर से नहीं पूछेगा डीप में। तो फैक्ट्स आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपको जियोग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको ये है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो सामान्य परिचय है कि कौन सा देश का सीमा लगता है, कितनी लंबाई है, कितना क्षेत्रफल है, कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन में आ गया। बाकी भौतिक विभाजन में ये आ जाएगा कि हिमालय हो गया, बृहद हिमालय, शिवालिक हो गया, ये इन सब के बारे में पढ़ना है आपको। उत्तर भारत का मैदान, पर्वतीय, आपको ये क्या बोलते हैं, पेनिसुलर प्लेट, पठार यानी जिसको बोलते हैं, तो वो पढ़ना है, ठीक। उसके अलावा मिट्टी और वनस्पति पढ़ना है आपको अगला टॉपिक में। उसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो एग्रीकल्चर और मिनरल्स रहेगा, इसको भी देख लेना है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, मिनरल्स मतलब जो भी होता होगा, ठीक ना, हिंदी याद नहीं आ रहा है, तो एग्रीकल्चर और मिनरल्स आपको पढ़ लेना है। अगला टॉपिक जो है वो बहुदेशीय परियोजना और अभ्यारण्य पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुदेशीय जो परियोजना आपको दिया होगा किसी भी बुक में, लुसेंट में देखिएगा तो एक जगह सारा चीज़ दिया होगा कि ये किस नदी के किनारे है, किस राज्य में है, साथ ही साथ अभ्यारण्य में बाघ अभ्यारण्य कौन सा कहाँ है, ठीक ना, तो इसको देख लेना है। उसके बाद अगला अगर बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में, तो सोलर सिस्टम आपको देखना है, और उसके साथ ही साथ जियोलॉजी देखना है। जियोलॉजी में आपको क्या देखना है भाई, जियोलॉजी मतलब भूगर्भ विज्ञान होता है। इसमें आपको जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है पृथ्वी का आंतरिक संरचना, उसको देखना है, ठीक ना। पृथ्वी का आंतरिक संरचना होता है ना, सीमा, नीफे, ऐसे होता होगा, आप जानते हैं, तो उसको देखना है। उसके बाद अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में पढ़ना है। वोल्केनो यानी आपको ज्वालामुखी और चट्टान, ज्वालामुखी और चट्टान के बारे में आपको पढ़ लेना है। ये जो जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपके पास समय अगर होगा तो बाकी के टॉपिक जो इसके अलावा बच जाता है उसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं साइंस। तो देखिए साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है आपके एग्जाम में, तो साइंस के लिए भी जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो न्यूटन का गति का नियम है उसको पढ़ना है। उसके बाद ग्रेविटेशन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक, ग्रेविटेशन के बारे में, और वर्क पावर एनर्जी, इन तीनों को आप एक साथ एक ही दिन पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ग्रेविटेशन भी आराम से हो जाएगा 10-15 मिनट में, और वर्क पावर एनर्जी भी आपको 10-15 मिनट में हो जाएगा, और न्यूटन का जो नियम है वो तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद आपको फिजिक्स में ही वेव चैप्टर पढ़ना है। वेव के अंतर्गत आपको लाइट और साउंड आता है, ठीक ना। लाइट और साउंड से बार बार सवाल परीक्षा में पूछता है, तो इसको देख लेना है। 32वां हो गया आपका टॉपिक। 33वां अगर टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो सेल पढ़ना है। ये बायोलॉजी से हो जाएगा, सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए मैं आपको डेली बेसिस पे जो कराया था तो सेल समाप्त हो गया, तो वहाँ से क्लियर कर लेना है। अगला जो टॉपिक है
है वो बायोलॉजी का ही टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकी, जिससे के अंतर्गत बहुत सारे फाइलम के सवाल पूछे जाते हैं कि ये कौन सा संघ का है, आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आता है, तो ये टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक ना। तो उसको देख लेना है। उसके बाद अगला टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है आपको न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि उसमें आ गया कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब आ गया, ठीक ना। यानी पोषक पदार्थ जिसको बोल सकते हैं पोषण, वो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आ गए। ये भी जियोग्राफी सॉरी बायोलॉजी का पार्ट है। ये बायोलॉजी से आपको इतना ही पढ़ना है। एक और देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी भी आपको बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें कि आपको ग्लैंड पढ़ना है, जिसमें हार्मोन और एंजाइम रहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी सिस्टम के तौर पे ये 3 चीज़ पढ़ना है। एक्सक्रेटरी नहीं पढ़ना है, स्केलेटन सिस्टम नहीं पढ़ना है, और भी बहुत सारे होते होंगे तो उसको नहीं पढ़ना है, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक ना। तो ये आपको 3 सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, और वो है रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र आपको पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आपको परिवहन, रक्त परिवहन तंत्र पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हिंदी में इसका होता है आपको डाइजेस्टिव मतलब क्या होता है, खाना वाना, जिससे कि आंत उत के बारे में जो भी होता है, पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं, सॉरी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। तो ह्यूमन बॉडी में यही पढ़ना है। बाकी ग्लैंड से पढ़ लीजिएगा, बार बार पूछता है कि ये एंजाइम कहाँ से निकलता है, ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये किससे संबंधित है, ठीक। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में आप एटम स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, उसके साथ साथ एसिड बेस सॉल्ट देख लीजिएगा, ओर्स एंड एलवाई। ओर्स मतलब अयस्क होता है, एलवाई मतलब आपको मिश्र धातु होता है, तो इसको देख लेना है। और जो सबसे अंतिम जो टॉपिक है वो पीरियोडिक टेबल, यहाँ से जो सवाल है पूछता है। तो पीरियोडिक टेबल के लिए यदि नहीं समझ में आएगा तो चुपचाप मैं अपना PDF प्रोवाइड करा दूंगा अपने शॉर्ट नोट्स का, या फिर आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये जो 40 इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक आपको बताया है, यही आपको पढ़ना है, मैक्सिमम इस पे ही ज़्यादा फोकस करना है। यही से जो है सारा सवाल जो पूछा जाता है, इसके अलावा खुद जरूर पढ़िएगा, ठीक ना, इसलिए कि आपको फुल स्कोर लाना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब देखिए स्टैटिक जीके भी पूछता है, करंट अफेयर्स भी पूछता है, ठीक ना। स्टैटिक जीके के भी पार्ट रहते हैं। तो देखिए स्टैटिक जीके के लिए मैं टेलीग्राम पे एक बुक प्रोवाइड किया हूँ, वहाँ से आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ बहुत सारे ट्रिक भी यूज करना है आपको। खुद से यदि ट्रिक बना लेते हैं तो सही है, नहीं तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, मैराथन वीडियो देख लीजिएगा, या फिर ट्रिक का वीडियो देख लीजिएगा, जिससे के अंतर्गत जैसे डांस हो गया, टेम्पल हो गया, वाद्य यंत्र एवं वादक उसके हो गए, जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित है, या फिर पूछता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि ये आपको जो फील्ड है वो कहाँ है, यानी ये ग्राउंड कहाँ है, ये जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। अवार्ड से भी रिलेटेड पूछता है कि नोबेल प्राइज ये कब शुरू हुआ, क्या हुआ, पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये जो पूछता है तो ये स्टैटिक जीके में आ जाएगा। स्टैटिक जीके जो है वो बहुत बड़ा पोर्शन है, तो इसके लिए आप ट्रिक या फिर टेलीग्राम पर जो मैं बुक दिया हूँ उसका यूज कर सकते हैं, ठीक ना। अगर करंट अफेयर्स का बात की जाए भाई, तो करंट अफेयर्स भी आपको 3 से 4 सवाल रहेगा। तो 3 से 4 सवाल के लिए आपको बस स्पीडी पढ़ना है। स्पीडी के अलावा और कोई बुक मत पढ़िएगा, स्पीडी इनफ है। इसमें भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जैसे कि अवार्ड जो हो गए, अवार्ड सेक्शन एक होगा, स्पोर्ट्स जो सेक्शन होगा वो होगा। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, साइंस एंड टेक से सवाल पूछता है तो साइंस एंड टेक का 2-3 पेज होगा। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्ट्री जो हो गया, न्यू जो अपॉइंटमेंट होता है, नई नियुक्तियाँ होती हैं, उसको देख लीजिएगा। जो राज्यों का CM और गवर्नर हैं उसको देख लेना है, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उसको देख लेना है, ठीक ना। यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं रहेगा, 4 से 5 सवाल रहेगा। तो यदि आपके पास समय होगा तो स्पीडी बुक को पूरा पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैंने आपको 40 टॉपिक बताए हैं भैया, यही जो 40 टॉपिक है ये महत्वपूर्ण है। यही से जो है मैक्सिमम 80 से 90% जो सवाल है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप खुद से जो पढ़ रहे होंगे उसको पढ़ते रहिएगा। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि खुद से जो पढ़ते हैं पढ़ते रहिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये 40 टॉपिक से तो आपको सवाल मैक्सिमम पूछे ही जाएंगे, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।